नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई नवीन लांबा में। अब हमारे पास में विश्व भूगोल में जो हमारे पास में सीरीज चल रही है, सबसे पहले हमने देखा था महासागर। महासागर के बाद में हम स्टेप बाय स्टेप महाद्वीपों में चल रहे थे। महाद्वीप हमारे पास में 7 आते हैं। उनमें से हमने सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में देखा, फिर हमने यूरोप के बारे में देखा, और यूरोप के बाद हमने अफ्रीका के बारे में देखा, और अफ्रीका के बाद में हमने उत्तर अमेरिका के बारे में देखा। और अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। और साउथ अमेरिका हमारे पास में कहाँ पर आता है, इसकी लोकेशन और इसमें जो देश आते हैं उनसे हमें क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं, कौन सा यहाँ पर मरुस्थल आएगा, कौन सी यहाँ पर नदी आएगी। अगर हम उससे पहले बात करना चाहें तो हमारे पास में जो ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। तो सबसे पहले इनकी हम लोकेशन को देखते हैं। आपको वही याद दिला देते हैं कि ये जो हमारे पास में ग्रीन कलर से अलग हमें दिखाई दे रहा है, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से संबंधित हमें जानकारी मिली थी कि ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महाद्वीप आता है। फिर इसी क्रम को हमने देखा था कि अफ्रीका आता है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हमने यूरोप को पढ़ा था। यूरोप को पढ़ने के बाद में हमने अफ्रीका को पढ़ा। अफ्रीका को पढ़ने के बाद में हमने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा। जो येलो कलर में दिख रहा है ये हमारे पास में नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर हमें जो जो चीजें दिखाई दे रही है, ये हमारे पास में ग्रीनलैंड था। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर अधिकार यूरोप के डेनमार्क देश का है। और यहीं से हमारे पास हडसन की खाड़ी देखने को मिली थी, जिसकी विश्व की सबसे लंबी तट वाली खाड़ी आती है। जब हम थोड़ा सा और नीचे चले थे, हमारे पास में इसमें नहरें, नदियां। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले तो वो आप लोग वो वीडियो देखो, उसके बाद में हमारे पास साउथ अमेरिका की वीडियो देखना आप लोग। तो अब हमारे पास में यहाँ से देख रहे थे तो एक नहर आती है, पनामा नहर। और पनामा नहर उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। और ये इसी के साथ में जो हमारे पास में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का भी काम करती है। जब इनके बीच में हमारे पास में ये विभाजक का कार्य कर रही है, इससे ऊपर वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, और जो नीचे वाला क्षेत्र होगा हमारे पास में साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका जो हमें वर्ल्ड या महाद्वीपों में इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, जब हम इसको स्टेप टू स्टेप या जूम इन करेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आते हैं हमारे पास में 13 देश आते हैं, 13 देश। और 13 देश में से 2 हमारे पास स्थलबद्ध देश देखने को मिलेंगे हमारे पास में। एक तो आएगा बोलीविया और एक आता है पराग्वे। बाकी 11 के 11 कहीं ना कहीं समुद्री सीमा से लग रही है। ये हमारे पास में इनकी लोकेशन को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। सबसे पहले तो वही ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, फिर हम देखेंगे इनके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है हमें। ये हमारे पास में ब्राजील आता है भाई, पराग्वे आता है, बोलीविया आता है, पेरू आता है। पेरू के ऊपर इक्वाडोर है भाई, इक्वाडोर आपको अच्छे से याद रखना होगा। फिर हमारे पास में कोलंबिया आता है, वेनेजुला आता है, यहाँ पर हमारे पास में गुयाना आता है, सूरीनाम आता है, फ्रेंच गुयाना आता है। ये देश हैं भी, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये जो अलग अलग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर ये पराग्वे आ रहा है, उरुग्वे। उरुग्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट देश है भी, यहीं से भी हमारे पास में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उरुग्वे सीधा सिंपली प्रश्न पूछा जाता है भी कौन से महाद्वीप में आता है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। फिर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वें स्थान पे आता है। तो हमारे पास में 8वें स्थान पर जो देश का नाम आएगा वो अर्जेंटीना ही आता है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत से जस्ट छोटा देश की बात करते हैं तो हम अर्जेंटीना आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहीं से हमें दिखाई दे रहा होगा येलो कलर में एक देश, चिली। ये चिली, इस प्रकार से हमारे पास में चिली देश है अभी, बहुत लंबा देश है चिली। चिली के ऊपर आता है पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे। ये हमारे पास में 13 देश आते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहूँ, इसके अन्य नाम या इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले जब हम इनके बारे में बातें की थी कि ये नई दुनिया का महाद्वीप है क्योंकि बिल्कुल एंड में खोजा गया था, उसी प्रकार से जब यहाँ से हमारे पास कोलंबस चला था इधर से कहीं ना कहीं से, और इसको खोज तो इंडिया की करनी थी, लेकिन वो इंडिया की खोज न करके सबसे पहले तो यहाँ पर आया था। ये साउथ अमेरिका की इन्होंने खोज की। इसकी खोज करने के बाद में 1492 के आसपास का इस समय है, और नॉर्थ अमेरिका में 1492 में पहुंचा था। क्या पता वो इसमें 1492 में था या 91 में भी हो सकता है, इसकी कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अगर इतना हमें गहराई में जाना भी नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है। तो ये हमारे पास में इधर से
छानबीन करता हुआ इधर चला गया, तो इधर जाने के बाद में फिर ये उधर पुनः यूरोप चला गया और बोला कि मैं इंडिया की खोज कराया, जो कि एक्चुअल में खोज हुई ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास तो इंडिया तो यहाँ था, आना तो इसको इधर से था, जो कि बाद में वास्को डी गामा 1498 में आते हैं। तो इसलिए इसको पहला तो अन्य नाम क्या बोला जाता है कि इसे कोलंबस का बार्थ बोला जाता है। फिर सेकंड में बात आती है, इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी हमारे पास में अच्छे अच्छे प्रश्न है, अन्य नाम आते हैं, इसकी अन्य विशेषताएं आती हैं। फिर हम बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर जो देश दिखाई दिए थे, वो देश में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग स्थलबद्ध, फिर हमारे पास में इसका सबसे लंबा पर्वत कौन सा आता है, सबसे लंबी नदी कौन सी आती है। तो अब हमारे पास हेडिंग क्या रहेगी आज के दिन की कि दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं, ये हमने देखा कि यहाँ पर 13 देश आते हैं, और 13 देशों में जो सबसे छोटा बड़ा आएगा उनकी भी हम चर्चा डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से कि हमारे पास में हेडिंग रहेगी कि दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, अगर इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसके उपनाम क्या होंगे। पहले नंबर पे बात करते हैं तो इसे बोला जाता है कोलंबस का भारत। कोलंबस का भारत, क्योंकि इन्होंने महान काम किया था कि इसको ही भारत बता दिया गया। सेकंड पे इसका नाम आता है पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। पक्षियों का महाद्वीप बहुत अच्छे प्रश्न है, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम यहीं से देखेंगे कि इसका विस्तार हमें कहां से देखने को मिलता है, उसके बारे में चर्चा बात हम करते हैं कि ये ज्योग्राफी तो हमारे पास में एक लोकेशन का ही सब्जेक्ट है, जिसको देखने मात्र से याद होती है। 80% तो देखना होता है और 20% याद करना होता है। तो ये हमारे पास में इसका सर्वाधिक विस्तार की बात करेंगे, ये हमारे पास में 0 डिग्री इक्वेटर आता है, अक्षांश आता है, वो मध्य रेखा आती है, तो इसके ये दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में स्थित होने के कारण इसका विस्तार हमें अधिकांश भाग कहाँ पर मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। और ये नीचे हमारे पास में अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वाधिक निकट है, इसके निकट अभी अन्य और कोई भी महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी इससे ज्यादा दूरी पे है, अफ्रीका भी इससे ज्यादा दूरी पे है, जबकि साउथ अमेरिका अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे नजदीक आता है। तो यही प्रश्न फिर से बनता है कि बात करेंगे भी इसका विस्तार कहाँ पर मिलते हैं अपने को, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वाधिक नजदीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे नजदीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए, भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें आती हैं विस्तार के बारे में। ये कथन में एक बार प्रश्न पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं, जब हम यहाँ से हमें मैप दिखाई देगा, तो मैप दिखाई देगा तो यहाँ पर क्या आता है कि ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, बोलीविया इसका सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, जो हमें दिखाई ही दे रहा है, और इसमें कुछ अन्य चीजें है ही नहीं। और हमारे इसको क्या बोला जाता है, निर्धन जनता का महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या क्या आएंगे हमारे पास में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस महाद्वीप में 13 देश आते हैं। इस महाद्वीप में 13 देश हैं। उसके बाद इसे निर्धन जनसंख्या का महाद्वीप भी कहा जाता है, जिसको आप इस प्रकार से स्टार मार्क करके हेडिंग डालिए, निर्धन जनसंख्या का महाद्वीप भी कहा जाता है, का महाद्वीप
कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं, फिर से स्टार मार्क कीजिए, बोलिविया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध न कि क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में आता है ब्राजील, लेकिन ब्राजील हमारे पास में समुद्री सीमा बना रहा है। बोलिविया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश है, यह भी हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील इस महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। यह भी हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, इन देशों के ये सभी के सभी वे किसके लिए फेमस माने जाते हैं? ये कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, पहले इसकी हेडिंग, उसके नीचे इसको समझते हुए ये बातें लिखनी है। फिर इसी के नीचे हमारे पास में दो चार बातें और लिखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। क्या क्या आती है कि ब्राजील इस प्रकार से हेडिंग डालिए, ब्राजील, ब्राजील के बाद में आता है बोलिविया, बोलिविया, इक्वाडोर, इक्वाडोर विश्व में कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा, और ये फजेंडा एग्जाम में पूछा गया है, वो फजेंडा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आती हैं भी। जो हमारे पास में दक्षिण अमेरिका के बारे में जो दो चीजें आती हैं वो इस प्रकार से इस स्लाइड में आप अब तक करीबन 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं और वन लाइनर प्रश्न आते हैं। और एक नंबर हमें जिसने स्टूडेंट ने पढ़े हैं भी ये मान के चलियो भी थोड़ी सी मेहनत में ही हमें एक नंबर मिल रहा है। जो और ये नंबर कैसा है? ये नंबर ऐसा है जितने भी कैंडिडेट बैठे आप उनसे एक स्टेप आगे चल रही हो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी तो सभी पढ़कर जाएंगे, उसके साथ में जो एक्स्ट्रा पढ़ा होगा भी वही चीजें, और वहीं से अगर हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो भाई सबसे ज्यादा फायदा तो हमें यही से होने वाला है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी तो सारे ही ठीक कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5% आए हैं और 5 में से 3 इंडियन ज्योग्राफी में आए हैं तो 3 तो सभी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहे हैं अगर वो आप भी ठीक कर रहे हो ना तो आप ये समझना भी जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उनसे आप जस्ट एक स्टेप आगे चल रहे हो। तो यहाँ से हमारे पास में देखने से पता चल रहा है कि जो दक्षिण अमेरिका है इसे कोलंबस का बार्ड पक्षियों का महाद्वीप, इसका विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में और अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे नजदीक है। और इस महाद्वीप में 13 देश आते हैं। इसे निर्धन जनसंख्या का महाद्वीप कहा जाता है। बोलिविया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, जो हम देख सकते हैं यहाँ से। ब्राजील इस महाद्वीप का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश आता है। फिर ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर ये विश्व का कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहवा के बागान को हम क्या कहते हैं? फजेंडा कहा जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम यहाँ के देखेंगे कुछ प्रमुख पर्वत, और पर्वत में यहाँ पर एक ही देखने को मिलता है जो कि आता है एंडीज पर्वत। और
पर्वत और एंडीज पर्वत की क्या खास बात रहती है कि ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। प्रमुख पर्वत और ये एंडीज पर्वत भी लंबा, यहां से देख सकते हो आप, ये इस प्रकार से बिल्कुल इतना ही लंबा चलेगा, ये चलता जाएगा और इसकी लंबाई आती है हमारे पास में 7000 किलोमीटर, यानी कि ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। और इसी पर्वत पर हमारे पास में दो चोटियां भी देखने को मिलती है, एक तो आती है एकांकागुआ और सेकंड आती है कोटोपैक्सी। एकांकागुआ हमारे पास में चिली में मिलेगी और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में मिलेगी, यहाँ पर भी। प्रमुख पर्वत इसी महाद्वीप के कौन से आते हैं? प्रमुख पर्वत, सबसे पहले हम बात करते हैं एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, ये अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ये कौन से साइड से आ रहा है? अगर हम दिशाओं की बात करेंगे तो ये हमारे पास में आती है पश्चिम और ये आती है हमारे पास में पूर्व। तो यानी कि ये पश्चिमी किनारे के साथ साथ में इतनी दूरी पर फैला हुआ है। और ये क्या खास बात आती है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत। एग्जाम में पहली बार तो ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा आता है? एंडीज पर्वत, लंबा पर्वत। और लंबाई की बात करेंगे तो 7000 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं इसकी हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटियां इसी में है और कहीं है ही नहीं। इसकी ऊंची चोटियां, सबसे पहले आता है हमारे पास में एकांकागुआ। एकांकागुआ, और इसके लोकेशन की बात करेंगे तो ये कहां पर आता है? हमारे पास में चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आता है। ये हमारे पास में चिली और अर्जेंटीना, चिली पर अर्जेंटीना, ये यहां पर आ रहा है, यानी कि चिली और अर्जेंटीना में। ये क्या आता है अभी? सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और किसकी आती है? ये अफ्रीका महाद्वीप की नहीं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, यानी कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आती है। और इसकी मीटर में बात करें तो ये हमारे पास में 6960 मीटर आएगी, सबसे ऊंची चोटी। और इसकी क्या विशेषता आती है कि ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित। फिर हमारे पास में इसी प्रकार से ये इधर से पर्वत चल रहा है, चलता जाएगा, एक चोटी और आएगी हमारे पास में जिसका नाम है कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी कहां पर आता है? इक्वाडोर में आता है। तो यहाँ पर ये क्या है अभी है? तो ये ज्वालामुखी से निर्मित, और ये विश्व का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आता है कोटोपैक्सी। ये दो चोटियां आएंगी इसकी प्रमुख चोटियां, एकांकागुआ और कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी हमारे पास में कहां पर आता है? कोटोपैक्सी, और कोटोपैक्सी आता है हमारे पास में इक्वाडोर के पास, इक्वाडोर। इससे हमें कोई ज्यादा हाइट वगैरह से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। और यहाँ पर क्या रहेगा कि ये विश्व का दूसरा सक्रिय व ऊंचा ज्वालामुखी, ये बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं अभी। यानी कि एंडीज पर्वत के बारे में हम बात करें तो ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। लंबाई में हमारे पास लगभग 7000 किलोमीटर आता है। और इस पर दो चोटियां आती है, एक तो एक आती है एकांकागुआ जो हमारे पास में अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे आती है, जिसकी हाइट की बात करते हैं तो ये 6960 मीटर है और ज्वालामुखी से ही निर्मित है। फिर हमारे पास में इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो एक चोटी और आती है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है।
ये हमारे पास में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय और ज्वालामुखी से निर्मित चोटी बनी हुई है। अभी दूसरा सक्रिय और ऊंचा ज्वालामुखी आता है हमारे पास में। ये भी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछे गए हैं। अब हमारे पास में थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसमें से हमें कुछ नदियां देखने को मिलेगी कि नदियां हमारे पास में कहां से कहां तक आ रही है। अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की तो ये हमारे पास में अमेजन आएगी। अमेजन नदी का उद्गम ये कौन सी साइड है, इसी के बारे में हमने पहले ही बात की थी। ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो यानी कि ये एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढलान है यहाँ से क्या होगा, अमेजन नदी का उद्गम होगा भी। और अमेजन नदी से क्या क्या संबंधित जानकारी आ रही है वो हम भी मैप के थ्रू समझते चलेंगे। ये आते हैं हमारे पास में अमेजन नदी। और अमेजन नदी यहीं से हमने देखा था कि एंडीज पर्वत आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, कि एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान से होता है। फिर आता है कि बात इसकी क्या आएगी कि ये अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। लेकिन हम बात करते हैं कि लंबाई के आधार पे विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी आती है, नील नदी आती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि अमेजन नदी, इसका उद्गम कहाँ से आता है और लंबाई इसकी कितनी है, जो कि अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी आती है हमारे पास में। ये मैप को देखते हैं और जो मैप में हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान से स्टार्ट होता है और इसी के किनारे पर हमारे पास में एक शहर आता है मनोस। मनोस के बाद में ये आगे चलेगी तो इसी पे आता है एक मनोस, ये शहर आता है, ये इसी की बहुत अच्छा खासा फेमस शहर है अभी ब्राजील में। फिर हमारे पास में ये मैंडीरा, मैंडीरा एक नदी यहाँ पर और दिखाई दे रही है। ये क्या आती है कि विश्व की दूसरी या विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी। फिर हमारे पास में यहीं पर एंड में आएगा एक पारा बंदरगाह, यही चीजें हमें दिखाई देती है। और अमेजन नदी पर आज तक एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, इस नदी पर कोई भी पुल नहीं बना हुआ है। हेडिंग डालिए आप लोग, प्रमुख नदियां। सबसे पहले आती है अमेजन नदी। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये कितनी लंबाई पर आती है, 6437 किलोमीटर, बहुत लंबाई आती है और अपवाह की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है। अगर फिर हम बात करेंगे इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान से, पूर्वी ढलान से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहां पर होगा, हमारे पास में अंटार्कटिक या अंध महासागर में इसका विसर्जन हमें देखने को मिलता है। इस नदी पर मनहोस, मनहोस शहर और पारा बंदरगाह स्थित है, पारा बंदरगाह स्थित है। अगर हम पारा द्वीप बंदरगाह की बात करते हैं तो वो कहां पर आता है, कि वो भारत के उड़ीसा में स्थित पाराद्वीपीय बंदरगाह आता है। लेकिन पारा बंदरगाह की बात करेंगे तो ये हमारे पास अमेजन नदी में आएगा। और ये कौन सा देश आता है, बोलिविया देश आता है, इसी में हमारे पास में पारा बंदरगाह स्थित है। फिर हम बात करते हैं कि ये अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। यह भी अच्छा प्रश्न है। फिर हम बात करते हैं कि मंडेरा विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, और वो भी अमेजन नदी की सहायक आती है। और इसी नदी के घाटी में पहली बार रबड़ की खोज की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी
सहायक नदी मंडीरा। इसी की सहायक नदी आती है। फिर हम बात करते हैं, इसी नदी क्षेत्र में रबड़ की खोज की गई थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। इसी नदी क्षेत्र में रबड़ की खोज की गई थी। फिर बात आता है कि इस नदी पर कोई भी पुल नहीं बना हुआ है। इस नदी पर कोई भी पुल नहीं बना हुआ है। और एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई, नहीं बना हुआ है। अब पता नहीं भी एग्जामिनर क्या चाहता था इस बात से, और हमें यकीन भी नहीं होता कि इस नदी पर भी कोई भी पुल नहीं बना हुआ है, क्योंकि जब हम इस प्रकार से यहाँ से देख पा रहे हैं इसको, तो ये क्या कर रही है अभी, लगभग लगभग जो हमारे पास दक्षिण अमेरिका है इसको दो भागों में बांट रही है, और इधर आने जाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ही चाहिए। और अफवाह की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन फिर भी इस पर कोई पुल नहीं बना हुआ है। ये बात एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और हमारे पास पूछा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, मान भी नहीं सकते, लेकिन इसकी एक सहायक नदी मंडीरा, ये विश्व की सहायक नदी आएगी। इसी पर मनोज शहर है और पारा बंदरगाह हमारे पास समुद्र में इसी नदी पर देखने को मिलेगा। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में एक नदी और आती है जिसका नाम है ओरोनिको नदी। और ओरोनिको नदी ये वेनेजुएला देश आपको दिख रहा होगा, इसी नदी में, इसी देश में बहने का काम कर रही है। और इसकी एक सहायक नदी है कैरो। इसकी एक सहायक नदी आती है कैरो, और जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। सेकंड में आती है हमारे पास में ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी, और ये कौन से देश में है, वेनेजुएला देश में। फिर हमारे पास में इसी की एक सहायक नदी आएगी कैरो नदी, और कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। वेनेजुएला, वेनेजुएला देश। और इस देश की क्या खास बात आती है, सबसे पहले इस देश से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो एकमात्र ओपेक देश का सदस्य है। एकमात्र ओपेक देश का सदस्य है। फिर हमारे पास ओपेक से संबंधित ये हमारे पास स्टैटिक जीके का एक पोर्शन रहेगा कि ओपेक क्या होते हैं, जो हमारे पास नेम, गेट, G20 इन संबंधित से आपको एक वीडियो जल्दी मिलेगी। इनमें आपको अच्छे से समझेंगे भी इस चीज को। ओपेक देश का सदस्य है। फिर हमारे पास इसकी एक सहायक नदी आएगी कैरो। इसकी सहायक नदी कैरो या कैरो है, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात स्थित है। एंजल जलप्रपात स्थित है। और देश में बात करेंगे तो ये कहां पर आता है, वेनेजुएला देश में स्थित है। ये प्रश्न भी बहुत बार अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में दो नदियां हो चुकी है, अमेजन, अमेजन के बाद में ओरोनिको, और ओरोनिको के बाद में हम तीसरी नदी देखेंगे, वो भी हम मैप से देखने को मिलेंगे, ये वेनेजुएला देश है। फिर हमारे पास में आएंगे तो ये एक नदी आती है जिसका नाम है प्रयागवे या प्राणा नदी। प्रयागवे या प्राणा नदी, और ये नदी हमारे पास में
कहाँ पर बहने का काम करती है, जो कि हमें देश में देखना पड़ेगा, ब्राजील। और ये ब्राजील देश में बह रही है। इसका नाम क्या है, पराग्वे व पराना नदी। और पराग्वे देश में दोनों नदियों के मिलने की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पराग्वे व पराना नदी। पराग्वे और पराना, यहाँ पर जब ये दोनों नदियां मिलेगी, ये दोनों नदियां इस प्रकार से, पराग्वे और परियाना नदी, इसको आगे चलकर भी इसका नाम बदल जाता है ला प्लाटा। ये भी पता नहीं किस प्रकार से अजीब नाम है। इसको इतनी डिटेल में पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे पास में क्या रहेगा, थर्ड नंबर पे नदी पराग्वे या पराग्वे व पराना नदी। इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये कौन से देश में बह रही है, इसका भी हमें पता होना चाहिए कि ये ब्राजील में बह रही है। फिर हमारे पास में इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, पराग्वे नदी कौन सी महाद्वीप में बहती है, हमें इतना ही पता होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका में है। और यह नदी जब इस अटलांटिक ओशियन में जाएगी तो एस्चुरी का निर्माण करती है। भी यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। बस भी हमारे पास में इनसे संबंधित इतने ही पूछे गए प्रश्न हैं। फिर हमारे पास में आएंगे कुछ प्रमुख झीलें, और झीलों से संबंधित भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन से, अगर नदियों की बात करेंगे तो हमारे पास में कौन सी नदियां आई है। सबसे पहले हमने बात की थी अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी, इसका उद्गम एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान से होता है। इसलिए अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अगर किलोमीटर में लंबाई की बात करें तो 64-37 किलोमीटर इनकी लंबाई आती है। इस नदी पर मनहोस शहर और पारा बंदरगाह स्थित है। फिर हमारे पास में प्रवाह की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मैंडीरा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा अभी, मैंडीरा। मैंडीरा आपको भाई मुझ जवानी याद होना चाहिए कि मैंडीरा किसकी सहायक नदी, अमेजन, और विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, मैंडीरा। इसी नदी क्षेत्र में रबड़ की खोज की शुरुआत हुई थी, और इसी नदी क्षेत्र, इस नदी पर कोई भी पुल नहीं बना हुआ है। फिर हमारे पास में ओरोनिको नदी आती है। ओरोनिको नदी क्या वेनेजुएला देश में आती है, और इसकी सहायक नदी आती है कैरो। और कैरो पर क्या है, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात बना हुआ है। फिर हमारे पास में आती है पराग्वे या पराना नदी। ये क्या कर रही है कि दक्षिण अमेरिका की ओर समुद्र में गिरती है, तो उस समय एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर हमारे पास में बात करेंगे कुछ प्रमुख झीलें। कौन सी झीलें आएंगी हमारे पास में। एक का नाम आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा होगा, ये देश कौन सा है, वेनेजुएला। और वेनेजुएला देश में हमारे पास में आपको एक ये लेक दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है मराकाइबो। ये हमारे पास में आ रही है मराकाइबो। और ये कौन से देश में है, यहां से ये देश हमारे पास में चल रहा है इस प्रकार से, वेनेजुएला। और वेनेजुएला देश में स्थित है एक मराकाइबो झील। और मराकाइबो झील को ऐसे आपसे ये भी देख पा रही हो कि ये हमारे पास में समुद्र का पानी इसमें आ जा रहा है। तो आ जा रहा है तो ये क्या है भाई, ये एक लैगून झील भी है। और लैगून झील की क्या विशेषता रहती है, ये एक खारे पानी की झील भी है। और खारे पानी की झील हमेशा लैगून ही होती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि लैगून होगी वो खारे की होगी, जो खारे पानी की हो वो लैगून नहीं हो सकती। सबसे पहले आता है हमारे पास में मराकाइबो झील। मराकाइबो, मराकाइबो झील ये कौन से देश में स्थित है, वेनेजुएला। और ये क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर भाई, ये लैगून यानी कि खारे पानी की झील आती है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है वेनेजुएला देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, खारे पानी की लैगून झील है।
और इसी के क्षेत्र में हमें कुछ अन्य विशेषताएं और भी देखने को मिलती है कि वो हमारे पास में क्या विशेषता है कि इस नदी, इस झील के आसपास के क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार भी पाए जाते हैं। इस झील के क्षेत्र में खनिज के भंडार भी पाए जाते हैं या खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये भी भाई। फिर हमारे पास में एक झील और आएगी जिसका नाम आता है टिटिकाका झील। ये हमारे पास में कहाँ कहाँ पर आती है? पेरू और बोलीविया देश में स्थित है। और ये क्या आती है? बोलीविया का पठार भी यहीं पर आएगा, क्योंकि देश के पठार पे या पहाड़ी पर या एंडीज पर्वत पे ये स्थित है। और हमारे पास में ये एंडीज पर्वत मीठे पानी की झील और विश्व की सबसे ऊंची झील, जो कि वहां पर नौवहन नौका चलाने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध की हुई है। सेकंड पे आती है हमारे पास में टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ये कहां पर है? सबसे पहले पेरू और बोलीविया, ये भी हमें पता होने चाहिए। पेरू प्लस बोलीविया, पेरू और बोलीविया, एंडीज पर्वत पर मीठे पानी की झील। एंडीज पर्वत पर मीठे पानी की झील जिस पर क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची नौवहन योग्य झील आती है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ नौवहन भी चलाए जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौवहन योग्य झील है। ये दो झील आई थी हमारे पास में, मराकाइबो झील और टिटिकाका झील। टिटिकाका झील हमारे पास में एंडीज पर्वत पर पेरू और बोलीविया देश पर स्थित है। और इस झील में ये मीठे पानी की झील है, एंडीज पर्वत पर स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची नौवहन योग्य झील है। यानी कि इसमें हम मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ किश्ती वगैरह भी चला सकते हैं। अब हमारे पास में कुछ प्रमुख मरुस्थल बचेंगे और प्रमुख मरुस्थल आता है हमारे पास में सबसे पहले अटाकामा मरुस्थल, जो कि पेरू और अर्जेंटीना देश में स्थित है भाई। मुख्य रूप से यहीं पर है और विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है ये। प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल, यहां से मरुस्थल की बात करते हैं तो पहले पे आता है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल ये कहां कहां पर आता है हमारे पास में? अगर बात करेंगे पेरू में आता है ये, पेरू के बाद में चिली में आता है। पेरू प्लस चिली, ये क्या है? विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल। और एक जगह आता है यहाँ पर भी अरिका, एक अरिका जगह है ना, ये सबसे भी क्या है? सूखी आती है। और ये कहाँ पर है? चिली में। चिली, अरिका जगह विश्व की सबसे सूक्ष्म जगह है, सबसे सूखी जगह आती है अरिका। और ये है कहाँ पर भाई? चिली में स्थित है। फिर हमारे पास एक यहीं पर एक मरुस्थल और आएगा, पेंटागोनिया का मरुस्थल। और ये कौन से देश में आता है? अर्जेंटीना में आता है। और इससे संबंधित
क्या आएगा कि ये हमारे पास में या पथरीला मरुस्थल आता है, समशीतोष्णीय आता है। समशीतोष्णीय का मतलब होता है कि यहाँ पर सम और शीत उष्ण यानी कि कुछ हमारे यहाँ पर ठंड भी देखने को मिलेगी। ये हमारे पास अर्जेंटीना है। फिर सीढ़ी नुमा पठार है, पर्वतीय पठार है, ये चीजें इसी में आती हैं। तो हमारे पास में सेकंड रूप से आता है कि पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल। ये कहां पर है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। यहां से हम बात करेंगे, यह पथरीला है, यहां पर पत्थर भी मिलेगा, पथरीला। पथरीला के साथ में आता है ये, इसी में से समशीतोष्ण। समशीतोष्ण के बाद में आता है ये सीढ़ी नुमा पठार, समशीतोष्ण। उसी के बाद में सीढ़ी नुमा आकार, पठार नहीं भी आकार। और फिर हमारे पास में इनकी ये विशेषताएं ही देखने को मिलती है। और पर्वतीय पठार के रूप में, पर्वतीय पठार के रूप में ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और जबकि इसके अपोजिट में हमारे पास में अटाकामा, ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और ये ठंडा मरुस्थल है। ये हमारे पास में दो मरुस्थल देखने को मिले थे, एक तो अटाकामा मरुस्थल और सेकंड था पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब इसी में हमारे पास में एक दर्रा भी आता है जिसका नाम है उपालाटा दर्रा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, उपालाटा दर्रा। ये बोर्ड भी भाई सुबह से चलता है, इसका कसूर नहीं है बेचारे का। उपालाटा दर्रा ये कहाँ पर है? ये चिली में है भाई। और चिली में स्थित होने के कारण ये कौन से दो देशों को जोड़ता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। एंडीज पर्वत श्रृंखला में आता है, क्योंकि यहाँ से एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजर रही है। ये अर्जेंटीना और चिली को जोड़ता है, अर्जेंटीना प्लस चिली, इसी को जोड़ने का काम किया जाता है। ये आज हमें भाई दक्षिण अमेरिका के बारे में जो जो चीजें पढ़ी है, आप लोगों को कैसी लगी भाई? ये जो जानकारी आपको दी जा रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप समय रहते पढ़ोगे तो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इससे पहले भी हमारे पास 5-6 क्लासें आ चुकी है, 1-2 क्लासें और आएगी, जिसमें हम देखेंगे जो बचे हुए महाद्वीप आते हैं। ऑस्ट्रेलिया आएगा, अंटार्कटिका आएगा, 2 ही महाद्वीप आते हैं और एक आर्कटिक, 3 बचे हैं। उनको हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।